हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये क्वांट का पार्ट होता है और अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। देखो, आज हम कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, या कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट, या फिर सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी के सी सेट, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए। उसके अलावा मैं बताऊं तो कोई भी गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जिसमें से मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो आप इन सब के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मान लो कि 2 नंबर दिए हैं, सपोज़ एक नंबर N1 है। पहले क्लासेस में मैं बताया था, देखो एक नंबर N1 है, एक नंबर N2 है। N1 का कुछ टाइप AH टाइप का है और N2 का कुछ टाइप BH टाइप का है, राइट। इन दोनों नंबर में हमने H जो लिया है वो H इन दोनों में कॉमन है, और वो H क्या होता है, H जो होता है HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक, अब H की वैल्यू, ये H के अलावा अगर मैं बात करूं कि A और B में कुछ कॉमन है क्या, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आप H हटा दोगे, H की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई और बड़ा नंबर हो सकता है। मतलब इन दोनों नंबर में H जो है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, ठीक है, मैक्सिमम कॉमन है N1 N2 में। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, N1 रेशियो N2, तो क्या मैं AH अपन BH लिख सकता हूँ, H तो कट जाएगा, तो A अपन B, क्या मैं इसी चीज़ को A:B लिख सकता हूँ, ऐसे कोस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई 2 नंबर हैं, या मान लो कि 2 की जगह 3 दे दे, ये 4 दे दे, जनरली 2 ही नंबर का देगा इस टाइप के क्वेश्चन में। पर मान लो कि अगर 3 ही दे दे या 4 दे दे, तो अगर N1 2 नंबर का रेशियो लिखा है AH A:B, इसका मतलब इन दोनों में अगर कुछ और भी कॉमन नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 3:4 है, तो 3-4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इन दोनों में एक H लगा दो, 3H और 4H। अब ये दोनों नंबर, ये वाला एक नंबर पहला बन गया, ये दूसरा नंबर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आपको दिया है कि N1 प्लस N2, जो भी कंडीशन दिया है, N1 प्लस N2 दिया है, मतलब 3H प्लस 4H, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, या इन दोनों का एलसीएम दिया है, तो एलसीएम क्या होगा दोस्त, H तो कॉमन है, तो ABH में बताया था कि AH एंड BH जब भी होता है तो एलसीएम क्या होता है, AH अथवा ABH कह दो। HCF क्या होता है, HCF वो H खुद ही अपने आप में HCF है, ठीक। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और आप इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 55 बोला है, जब 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया है 6:5। देखो 6:5 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया है, इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक प्राकृत संख्या N1 है, एक N2 है, दोनों का ये रेशियो दिया है, तो क्या मैं 6H और 5H ऐसा मान लूँ। अब H मान लिया, H में जो भी कॉमन रहा होगा वो कट गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर, एक नंबर N1 ये बन गया 6H और N2 5H बन गया, ठीक है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, भाई एलसीएम इनका क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू एच, क्योंकि ए बी एच होता है एलसीएम, तो एलसीएम 6 × 5 × H, ये एलसीएम होगा, और एचसीएफ क्या होगा, एच होगा, यही होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। या एलसीएम एचसीएफ जो दोनों होता है, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई भी तो होता है N1 N2, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 6H × 5H, तो देख लो वही चीज़ आ गई, 6 × 5 × H²। ये चीज़ दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 6750, ठीक है।
तो यहाँ से 6 5 काटोगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, और एच स्क्वायर की जैसे आप वैल्यू निकालोगे कुल मिला के एच की वैल्यू निकल आएगी। एच की जब वैल्यू निकालेगी तो उसके बाद जो भी आपसे पूछेगा संख्याओं का योगफल, यानी एक संख्या 6h है, दूसरी संख्या 5h है। ठीक, देखो पहले तो 6 5 से काट दो, 6 5 30, तो 30 में एक जीरो होगा, ये 6 7 5 0, ये 30 हमने डिवाइड कर दिया, एक जीरो ये कट गया, 3 से काट दोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। भाई ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है, मतलब एच की वैल्यू 15 आ गई। अब आपसे पूछा है योगफल, योगफल मतलब 6h प्लस 5h, तो क्या 6h प्लस 5h मतलब 11h, ऐसा लिख सकते हो क्या? 6h प्लस 5h मतलब 11h हो गया। 11h मतलब 11 इंटू एच की वैल्यू आपने निकाल ली 15, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 165 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, इसी टाइप से, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56। देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, फिर से वही सेम चीज़ 3:4, मतलब आप नंबर ले लो, तो ये पहला नंबर बन गया और ये दूसरा नंबर बन गया। जैसे ही आपने एच लगाया, एच क्या है, HCF होता है, मतलब जो इन दोनों में कॉमन था। जनरली हम ऐसा करते हैं कि 3x 4x करते हैं, पर ये एच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ LCM HCF की बात करा है। एच वही नंबर है जो कट रहा है, अब क्योंकि 3 और 4 में कुछ ऐसा तो कॉमन नहीं है। जैसे मान लो मैं एक और बात आपको समझाऊं, सपोज आप ऐसा समझो कि 6 और 8 का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो भाई आप रेशियो फिर भी आप एच ले लोगे, एच ले लोगे यहाँ पर भी, परंतु आपको ध्यान रहे कि यहाँ इन 6 और 8 में कुछ और कॉमन है। क्या कॉमन है कुछ और? भाई 2 तो और कॉमन है ना, तो इसको मतलब आप अब यहाँ पर आपका जो आपका HCF होगा वो आपका 2h होगा। क्यों? क्योंकि 2 और भी तो कॉमन है, तो 3:4 इंटू 2h इधर लिखोगे, इंटू 2h इधर लिखोगे, तो ये जो हाईएस्ट कॉमन है 2h कॉमन है। h तो आपने यहाँ रेशियो माना, और वही h जब आप HCF निकालोगे तो ये 2h HCF बन जाएगा। ठीक, जब ऐसा दिया होगा, पर जनरली ऐसा आपको नहीं देगा, आपको ऐसा देगा कि जो दोनों नंबर में मतलब पूरी पूरी तरह से कट जाए, कुछ और कॉमन ना बचे। ठीक है दोस्त, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया, तो हमने 3h और 4h दोनों नंबर मान लिया, एक नंबर 3h हो गया, दूसरा 4h हो गया। उनका LCM 480 दिया है। LCM क्या होता है भाई, 3 इंटू 4 इंटू एच, यही होता है। 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 3 4 का मल्टीप्लाई हो गया, एच दोनों जगह एक एक है, हमने एच ले लिया। ठीक, उनका HCF जांच कीजिए, HCF मतलब एच की वैल्यू जांच करनी है, और LCM दिया कितना है, 480 दिया है। बताओ, ये तो इतना पार्ट तो मैं आपको समझा दिया, क्या आपको बचा क्या सॉल्व करने के लिए? 4 3 12 बचा, तो 12 चौक 48, मतलब एच की वैल्यू 40 हो गई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लो कि 40 आ गया, तो भाई एच के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 यानी 120 हो गया एक नंबर, और दूसरा नंबर 4 चौक 16 यानी 160 हो गया। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। अब देख लो, इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 10 तो पहले से ही है और 4 और है, तो वही 40 कॉमन है, एक में 3 बचा, एक में 4 बचा, 4 3 12 चौक 48, 480, वही दिया ना क्वेश्चन में 480। ठीक, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते दोस्त, बस आपको यही मानना है कि एक को AH मान लो, एक को BH मान लो, LCM क्या हो जाएगा, ABH हो जाएगा, HCF H खुद ही होता है अपने आप में, और जो पूछ दे बस सिंपल है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, क्या बोला इस क्वेश्चन में भाई, दो संख्याओं का LCM दिया है आपको 84 दिया है, और संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। तो एक संख्या हमने 2h मान ली, एक संख्या हमने क्या मान ली, 2h मान ली, और दूसरी संख्या 3h मान ली। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? ये N1 है, ये N2, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसा लिखो, एक 2h है, दूसरा 3h है, LCM दिया है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू एच बराबर 84, ये 6 हो गया, तो 6 से 14 6 84, मतलब h की वैल्यू 14 आ गई। बताओ, तो संख्याओं का योग, योग मतलब 2h प्लस 3h मतलब 5h, अब 5h निकालना है तो 5 गुणे 14, 14 पंचे 70, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई, कोई टफ है क्या? नहीं है ना। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको अगर फंडे, अप्रोच, तरीका समझ में आ गया, अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, एक
पहली बार जब आप सीख रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से सीख लोगे दोस्त। तो बता रहा हूँ कि वही चीज़ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब माइंड हमारा नया होता है, जैसे आपको अभी नहीं आता, आपने अभी नहीं पढ़ा, तो आपका माइंड नया है, जो चीज़ें जाएंगी जिस वे में जाएंगी, जिस तरीके से जाएंगी, जितनी अच्छी जाएंगी, वही चीज़ें एज इट इज़ आपके दिमाग में आती हैं। और अगर पहली बार में ही आपने गलत तरीके से सीख लिया या उलझ गए उसी में, तो फिर वो दिमाग आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में उलझी ही रहती है ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है और उनका एलसीएम। सिमिलर क्वेश्चन है, एलसीएम उनका 120 दिया है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है। देखो ये 2h हो गया एक नंबर, एक 3h हो गया, छोटी संख्या आपको सी यही 2h होगी, और इनका एलसीएम 120 दिया है, मतलब 2h इंटू 3 बराबर 120। भाई 2 3 6 हो गया, 6 से काटोगे तो 20 छक्का 120, h की वैल्यू 20 आ गई। अब देख लो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है, इसमें h मतलब 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 हो जाएगी और ये 60। छोटी संख्या कौन सी होगी? यही होगी 40, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। चले आगे 59। दो संख्याओं का अनुपात 11:4 का दिया है, उनका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ दिया मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों संख्याओं का योग। कुछ नहीं करना भाई, देखो योग करना है मतलब मान लो इसको 11h 4h मानोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 11h प्लस 4h मतलब 15h। तो h की वैल्यू आपको 16 दिया है तो 15h मतलब 15 गुणे 16, 16 दाम 160 और 16 पंचे 80 तो 240 हो जाएगा। बताओ दोस्त, कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो मैं आने के लिए ये नहीं बताता हूँ दोस्त, आपको बार बार ये नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आपको डरना नहीं है। मैं आ गए क्या तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या वो शेर हो गया क्या? नहीं, शेर नहीं है, वो भी क्वेश्चन ही है जो हम बिना आए हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, या जिनमें मैं कई बार ऐसा भी होता है कि ये आए हुई चीज़ें ये टिक मार्क नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आए हुए जो क्वेश्चन है बहुत वो हैवी हो गए और जो नहीं आए हैं वो ऐसे हो गए। नहीं, आपको सबको बराबर वेटेज देना है, इम्पोर्टेंस देना है। हाँ, आने से आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बस बाकी चीज़ें तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ, आप विश्वास रखो, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 60। वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3 4 5 है और उनका एचसीएफ। अब बताओ भाई, इससे आसान क्या होगा? तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है तो आप उनमें h का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3h हो जाएगा, 4h हो जाएगा और 5h हो जाएगा। अभी दरअसल रेशियो नहीं है, ये पहली संख्या मान लो ये हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई और ये थर्ड संख्या सी हो गई। h आपको दे दिया एच सी एफ। अब यहाँ 2 नंबर में हम पढ़ रहे थे, इस बार 3 नंबर आ गया, क्या फर्क पड़ता है? हमारा अप्रोच तो वही है, h का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का दिया है तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। यही तो नंबर होंगे, 21 28 35, ऑप्शन सी। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या? बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे क्वेश्चन नंबर अगला 61। देखो क्या बोला इसमें, 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? भाई मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब क्या होता है? देखो सबसे बड़ा गुणनखंड मान लो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4x 9x। इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, और कॉमन क्या होता है? वो एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, और वो एचसीएफ होता है तो x है। तो सिमिलर वे में 360 दिया है तो 360 और 450 का एचसीएफ वो आपसे पूछा है कुल मिला के। तो एचसीएफ इनका क्या होगा? 90 होगा, 9 चौक 36 तो 90, एक जीरो निकाल लिया, 9 चौक 36, 9 50 45, मतलब पहले वाले में 4 बचा, दूसरे वाले में 5 बचा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 90 हो गया, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, एनटीपीसी में आया हो क्वेश्चन है, आपको लग रहा क्या कि टफ है? क्यों टफ नहीं लग रहा? आप इन्हीं चीज़ों को बिना पढ़े करोगे दोस्त, सच में बता रहा हूँ, देखना खुद समझ में आएगा कि कैसे लेवल है इनका, क्या है। परंतु आप एग्जाम तक से अगर पढ़ाई कर लिए तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा, राइट। चले आगे क्वेश्चन नंबर 62। देखो 3 4 5 अनुपात वाली तीन संख्याओं का लासा
यानी लघुत्तम समावर्तक ये दिए मासा पूछा है। बताओ भाई कर लोगे क्या? देखो पहला नंबर 3H, दूसरा नंबर 4H, तीसरा नंबर 5H। H तो ये नंबर आपने मान लिया, H HCF है, ठीक है। और इनका लघुत्तम 3 4 5 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा और H हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ आपको दिया 2400। देखो 4 3 12, तो 12 दूनी 24 कट गया, मतलब 200 आ गया। और 5 से तो H बराबर 200/5 यानी 40। उनका महत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब यही HCF आपसे पूछा है। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत? देखो खुद आप समझो कि मतलब आप कैसे कितना आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो, ठीक है दोस्त। चले आगे बढ़े। अब इसमें चाहे कुछ भी आपसे पूछ दे, लघुत्तम पूछ दे, महत्तम पूछ दे, जो भी पूछ दे, मैं आपको फंडे बता दिया हूँ। क्या फंडे भाई? देखो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। एक नंबर मान लो ए है, बी है, सी है, चाहे जितने नंबर दे दे, अगर इनका रेशियो ए बी सी और ये डी, अब एक्चुअल में ये नंबर मैंने ए एच बी एच सी एच और डी एच माना है, ठीक है, हमने यही माना है। तो इनका रेशियो क्या होगा? A/B/C/D, यही होगा, ठीक है दोस्त। अब चाहे जितने नंबर दे दे आपको, रेशियो तो यही होगा। क्यों? क्योंकि H तो कॉमन है ना, तो कट जाएगा। आप कहोगे 4 में कैसे कटता है? तो भाई जैसे ही 2 में कटता है वैसे 4 में भी कटता है, बस 4 को हम डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते ऐसा, ठीक है, ऐसा लिख नहीं पाते, पर लिख सकते हैं तो वो कट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब देखो आगे, इनका अगर एलसीएम पूछे तो भाई इन दोनों इन चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एचसीएफ जो चीज़ें कॉमन है वो एक ही बार आती है, ठीक, ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ एच तो खुद ही होता है, तो बस ऐसे ही करना है आपको, जो भी अब आके दे दे अलग अलग कंडीशन में। 63, देखो 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? भाई पहला गुणनखंड सबसे बड़ा का मतलब क्या होता है? वो एचसीएफ होता है, फर्स्ट बिगेस्ट मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें आपसे दूसरा पूछा है, देखो अगर आप मान लो कि 28 से कटेगा 56 और 84, ये 28 से कट जाएगा, इनका एचसीएफ निकालो। तो देखो 14 दोनों में कॉमन है, 14 6 84, तो 14 चौको 56, 14 6 84, अभी भी 2 कॉमन है, तो मतलब ये 28 कट गया, 2 बाहर आ गया, तो ये 2 और 3, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। हम एचसीएफ निकालें, अगर एलसीएम निकालते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, परंतु एचसीएफ निकालने तो ये 28। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका पहला सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है? 28 है। फिर अगला क्या होगा? तो इसी का कोई फैक्टर होगा, तो फिर 14 होगा, फिर क्या होगा? 7 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हो गया, और आपसे क्या पूछा? दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट फैक्टर, तो ये 14 हो जाएगा। थर्ड पूछता तो ये 7 हो जाता, फोर्थ ये, ठीक है दोस्त। तो ये अपना 14 आंसर होगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, मैं एक ही क्वेश्चन में जितनी संभव चीज़ें हो सकती है मैं उतनी चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्त कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाने से फ़ायदा कम होता है, उसके जितने संभव केसेस हो सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन करवाने का मतलब कि वो चीज़ें आप सीख रहे हो, तो वो चीज़ें सीख रहे हैं, परंतु उससे जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूरी थोड़ी कि उसको मैं अगले क्वेश्चन में ही करवाऊँ, उसको वहीं पर समझा दूँ तो वो भी आपका लगे हाथ हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्यारा सा कमेंट मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा, और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो भाई, चैनल है, आपके बिना सपोर्ट के बिना चैनल कैसे बढ़ेगा बताओ, मुझे कहाँ से एनर्जी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक, क्योंकि आप समझते हो कि एक एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है दोस्त। तो आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट आप करो, ठीक।
बाकी उसके अलावा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाऊँगा, वो आप मुझ पर छोड़ दो। मैथमेटिक्स आपकी इतनी हैवी कर दूंगा कि आपका एक अलग लेवल होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64। दो संख्याओं का योगफल 30 है तथा उनका एलसीएम दिया है। देखो, दो संख्याओं का योगफल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए एच और बी एच दो संख्या मान लूँ तो इनका क्या दिया है, योगफल दिया है ए एच प्लस बी एच, मतलब एच कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी दिया है, इसको 30 दिया है। बताओ भाई एलसीएम क्या होता है, ए बी एच होता है, ये 25 दिया है। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भाई ए प्लस बी अपान ए बी बराबर ये 30/25, 5 से काटोगे तो ये 6/5। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको। अब देखो दो संख्याओं का सम दिया है 6 है और उनका मल्टीपल दिया है 5 दिया है। अगर मान लो कि मैं दोनों, अब ये दो संख्या नहीं है दरअसल, क्योंकि एच हमने काट दिया। अब यहाँ पर जो दो नंबर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ए एंड बी की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं ए एंड बी दोनों को दो, एक को दो एक को तीन, किसी को भी दो किसी को भी तीन ले लो, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा भाई, जोड़ तो 5 होगा, परंतु जोड़ तो हमें सम उनका 6 लाना है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। ठीक है दोस्त, ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि हमें सम जो है ज़्यादा चाहिए, 6 चाहिए, और यहाँ सम हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा, और मल्टीप्लाई 2 गुणे 3 ये आ रहा 6। हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 एंड 5 लेंगे। तो जब 1 एंड 5 लेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा, 1 + 5 = 6। देखो सम दिया 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये 5 होगा, मल्टीप्लाई 5 ही है। ठीक है, समझ आया बताओ। तो हमारे नंबर क्या क्या हो गए, 1 एंड 5। अभी ये नंबर नहीं हुए हैं, अभी इसमें एच जो हमने किया है, एच तो अभी हमारा बाकी है, तो एच का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक एच होगा और एक 5h होगा। अब देखो इनमें से दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, अब किसी एक में रख दो, 30 है, तो भाई इन दोनों का योग कितना होगा। जब आपने देखो नंबर निकाल लिया, ए एंड बी की वैल्यू 1 एंड 5 निकाल ली, तो इन दोनों का योग 6h हो जाएगा, और इसको 30 दिया है, मतलब h की वैल्यू 5 आ गई। समझ आया, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 5 हो गया, एक 25 हो गया। तो क्या पूछा, लार्जर नंबर मतलब 25, ऑप्शन बी। और अगर आपसे स्मॉलर पूछता तो 5 हो जाता। ठीक है, अगर मान लो, चलो लेते हैं कि इन्हीं आपने h और 5h माना, इनका एलसीएम अगर मान लो इस सम वाले में ना रख के आप एलसीएम में रखते हो, तो भाई एलसीएम क्या होगा, 1 × 5 × h बराबर ये 25 दिया है, तो 5 से काटोगे तो ये 5 5, मतलब h की वैल्यू यहाँ से भी 5 आ गई। तो आप कहीं से भी करो दोस्त, कहीं से भी करो, आपका आंसर आने ही वाला है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 के गुणनखंड होते हैं। समझ आया क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 7 फैक्टर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है दोस्त, नंबर में आप जाके पढ़ो कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ कि एक नंबर मान लो, अगर मैं a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s, ऐसे मान लो नंबर आता है, जहाँ a b c d ये क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इनको बोलते हैं। ठीक है, अब भाई प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, देन 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इस टाइप से प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 2 ही है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 की पावर में होगा। और क्योंकि 7 यहाँ पर क्या है, एक प्राइम नंबर खुद है अपने आप में। अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर पता है क्या होता है, पावर में एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं, तो p+1 q+1 जितनी भी पावर रहती है उसमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक,
तो यहाँ अगर मान लो मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो प्राइम नंबर तो नहीं आएगा। मान लो ये प्राइम नंबर अपने आप में है, ये प्राइम नंबर अपने आप में है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो अगर मान लो कि ये 2 और 3 अगर मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा फिर तो वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा ना, भले पहले दोनों प्राइम नंबर थे, पर जब 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। पर यहाँ तो ये खुद अपने आप में प्राइम नंबर है। इसका मतलब पावर में कितना रहा होगा दोस्त? अगर मान लो p+1 यही फैक्टर होगा और ये अपने आप को प्राइम नंबर दिया है, मतलब वो एक ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 7 का, तो वो पावर में कितना रहा होगा? एक कम यानी 6 रहा होगा p की वैल्यू जब निकालोगे। देखो यहाँ पर, और सबसे छोटा नंबर लेने के लिए मतलब हमें पावर 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, पावर 2 लेनी पड़ेगी ना, मतलब बेस में, क्योंकि अगर मान लो मैं 2 की पावर 6 लूँगा और 3 की पावर 6 लूँगा और 5 की पावर 6, आपका फैक्टर तो 7 आ जाएगा, इसमें भी 7 इसमें भी 7, परंतु ये नंबर सबसे छोटा होगा और ये नंबर उससे बड़ा, ये नंबर उससे बड़ा, और हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, मतलब 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ दोस्त? ये 32 इंटू 2 मतलब 64 होता है। समझ आया? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम आप अगर पढ़ चुके हो तो आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल जीरो लगेगा क्वेश्चन, आप इसमें कुछ लेवल ही नहीं समझ में आएगा। और नहीं पढ़े हो तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल, इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके सारी चीज़ें पढ़ो समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते दोस्त मैथमेटिक्स में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 12 मीटर और 8 मीटर लंबे, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई का एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। ठीक है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बतानी है, डिजाइनों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि 12/8, ये मान लो कि 12 है और ये 8 है, एक कमरा है, रूम है, इसको कुछ फर्श, इसका फर्श भी 12/8 का ही होगा, को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। मान लो कि वर्गाकार यानी स्क्वायर साइज की आपको टाइल्स लगानी है। ठीक है, टाइल्स लगानी है ऐसे, तो अधिकतम संभावित एरिया मतलब एक टाइल्स की मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हो सकती है। तो जब भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल अथवा अधिकतम की बात करता है तो क्या करोगे? इनका HCF ले लोगे। HCF 12 और 8 का HCF लोगे, क्या होगा भाई? तो 12 और 8 का HCF 4 होगा। ठीक है, अब आप समझो कि अधिकतम इन दोनों का HCF ले लिया आपने। अब जो इन दोनों की एरिया, मतलब ये 4/4 की टाइल्स हो गई, आप समझो कि 4/4 की टाइल्स आप सजा रहे हो, तो भाई जो टाइल्स आप लगाओगे ये 4/4 की होगी, तो टाइल्स की भी तो एरिया होगी, और एरिया क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब भी आपसे नंबर पूछे तो जो भी रूम की साइज दी है, तो ये 12/8 का दिया है, मतलब कुल मिला के 22 का मतलब एरिया क्या होती है? दोनों का मल्टीप्लाई होती है। तो इसकी एरिया से टाइल्स की एरिया को डिवाइड कर दो। 4/4 की एरिया है तो इसका साइज क्या होगा? 4 का स्क्वायर अथवा 4 गुणे 4 होगा, यही होगा। इसको काट दो, देखो 4 दूनी 8 और 4 तियाइन 12, मतलब 3 दूनी 6, तो ये 6 टाइल्स संभव है। ठीक है, अधिकतम डिजाइनों की संख्या कितनी होगी? 6। संभावित क्षेत्रफल, अधिकतम संभावित क्षेत्रफल यानी 4 चौक 16 का स्क्वायर, 4 चौक 16 यानी 16 हो गया एरिया एक टाइल्स की। तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी भाई? तो 6 लगेंगी, क्योंकि देखो 12 × 96 टोटल एरिया हो गई, उसमें से अगर 4 चौक 16 की टाइल्स आप सजा दोगे तो 16 छक्का 96 यानी 6 टाइल्स लगेगी। समझ आया दोस्त? ठीक है, बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, मतलब अगर जब भी अधिकतम की बात करें उनका HCF ले लो। ठीक है, और मैं आपको वैसे भी बताया हूँ, क्या बताया हूँ दोस्त, कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताया हूँ कि जब भी अधिकतम की बात करें अथवा मैक्सिमम अथवा लार्जेस्ट की बात करें तो आप क्या लेते हो? वहाँ पर HCF लेते हो। और जब भी स्मॉलेस्ट की यानी मिनिमम की बात करें अथवा न्यूनतम की बात करें या छोटा से छोटा की बात करें, तब आप क्या लेते हो? LCM लेते हो। ठीक है दोस्त, जबकि ये नंबर HCF छोटा होता है LCM के कंपेयर में, LCM बड़ा होता है, LCM ग्रेटर देन आर इक्वल टू HCF होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में,
एक हाल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। मान लो एक हाल है, उस हाल की लंबाई और चौड़ाई मान लो ये 16 दे दिया, ये 12 दे दिया, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। भाई देखो, ये टाइल्स की साइज क्या दिया है, टाइल्स हमें कम से कम लगाना है, तो टाइल्स जब हमें कम से कम लगाना है तो टाइल्स हम बड़ी से बड़ी लगाएंगे। जब बड़ी बड़ी टाइल्स लगाएंगे तब तो कम होगी टाइल्स, और अगर हम छोटी छोटी टाइल्स लगाएंगे तो बहुत सारी टाइल्स हो जाएंगी। तो यही बोला कि जिस पर वर्गाकार, अब टाइल्स कैसी है, स्क्वायर शेप की है यानी वर्ग शेप की है, मतलब अगर साइज ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, चारों साइड इक्वल वर्गाकार। ठीक, वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की संख्या कम से कम है, टाइल्स की संख्या कम से कम मतलब टाइल्स की साइज ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। भाई 16 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, तो टाइल्स की साइज जो हो गई 4x4 की हो गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइल्स जब भी हमें निकालना होता है तो हम इसकी एरिया में से इसकी एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो ये 16 गुणे 12 यही एरिया होगी रूम की हाल की। ठीक है, और टाइल्स की साइज़ की क्या होगी एरिया, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट गया तो यानी 12 टाइल्स आ गई। ऑप्शन बी यही आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, तो कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, 12। 12 तो कम से कम टाइल्स लगानी ही पड़ेगी आपको अगर उसको कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप भर दो टाइल्स, एक एक की साइज़ के दे दो, आधा आधा की साइज़ के दे दो। मतलब 1 मीटर की दिया है तो 1 मीटर स्क्वायर की एक टाइल्स लगा दो, मतलब 1x1 की लगा दो, आधा बाई आधा की लगा दो, 0.5 0.25/0.25। ये जितनी आप छोटी लगाते जाओगे उतनी ही नंबर ऑफ टाइल्स बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 68, देखो इसमें क्या बोला है। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड बाद जलती है। मतलब एक 35 सेकंड में जलती है, फिर अगली वाली यहीं से 42 सेकंड में जलती है, फिर अगली वाली यहीं से 90 सेकंड में जलती है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ, राइट। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी हुई बत्तियां, मतलब एक चौराहा ये वाला है, दूसरा चौराहा ये वाला, तीसरा चौराहा ये वाला है। ठीक है दोस्त, इतने सेकंड में जलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद जलेंगी। मतलब यहाँ पर आपको कम से कम समय पूछा है कि पहले से पहले समय कितनी टाइम बाद, 8 बजे के बाद पहली बार। अब 8 बजे तो एक बार तीनों एक साथ जला दी गई, अब अगली वाली देखो इतने सेकंड बाद जलेगी 35 सेकंड, फिर 42 सेकंड में दूसरी वाली जलेगी, तीसरी वाली 90 सेकंड में, तो उसका 35 वाले का फिर अगला 35 सेकंड लगेगा, फिर अगले 35 सेकंड में, फिर अगले 35 सेकंड में, ऐसे 42 वाली 42 करके हर 42 सेकंड में। और सेम चीज़ 90 सेकंड के लिए कि हर 90 सेकंड में अगली वाली तीसरी जलेगी। मतलब अगर 8 बजे जलानी है जली पहली वाली, तो फिर ये तीनों अगली बार फिर कब जलेंगी, तो वो हमें क्या फाइंड करना है, मतलब कम से कम टाइम फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमें उसको एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, तो बड़ा तो कोई लिमिट ही नहीं है। पता चला हम 15 दिन बाद जला दे, 1 महीने बाद जला दे, तो हमें कम से कम टाइम वो निकालना है। और कम से कम निकालना है मतलब इनका एलसीएम निकालोगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम कितना होगा, 35, 42 और 90 और 90। भाई इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है, 7 इसमें कॉमन है, 7 इसमें कॉमन है, 7×5 = 35, 7×6 = 42। इसका मतलब 5 इसमें जब 7 से डिवाइड करोगे तो 5 इसमें आएगा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 × 5 एक नंबर हो गया और 90 एक नंबर हो गया। देखो 5 × 2 इसमें कॉमन है, मतलब 10 इसमें कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा, 21 बचा, और 10 इसमें कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा, 9 बचेगा। भाई अभी कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है। कितना कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 हमने और निकाल लिया, इधर 7 बचा, इधर 3 बचा। ठीक है, अब देख लो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो इस सब का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 और 3 90 और 7 ये, तो 9 7 63, 630 ये टाइम आ गया, मतलब इतना इनका एलसीएम आ गया। अब ये किस में दिया है, 630 सेकेंड दिया, और ये घंटे में दिया 8 बजे। ठीक है, देखो यहाँ मिनट सेकेंड, तो ये क्या सेकेंड में दिया है हमें टाइम, तो ये सेकेंड में आया। 630 सेकेंड का मतलब क्या होगा दोस्त, जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये 600 + 30 लिखोगे, इसमें 60 से डिवाइड करोगे तो ये 10 मिनट आ जाएगा, और प्लस 30 सेकेंड, ये 10 मिनट। ठीक है, 8 में जोड़ दो, तो 8 प्लस जब इसमें ये 10 मिनट
प्लस 30 सेकेंड जोड़ोगे तो 8:10 और ये 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 मिनट। अब वो जुड़वाया नहीं है, आपसे यही टाइम पूछेगा कितने टाइम बाद वो फिर से मिलेंगी, तो मतलब तीनों एक साथ जलेंगी, तो 10 मिनट 30 सेकेंड बाद तीनों एक साथ फिर से जलेंगी। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके वापस देख लेना वीडियो आप पहले करके। ठीक है, क्या है कि तीनों चीज़ें हमें क्या है कि टाइम कम से कम लगाना है, मतलब अब अगली बार कम से कम टाइम में कितनी बार जलेंगी, तो जब हम कम से कम निकालते हैं भाई तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया इन तीनों का तो हमें 630 आ गया, और ये क्योंकि सेकंड में दिया था तो हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, हमारा आंसर मिनट सेकंड दोनों में है। ठीक, तो हमारा 10 मिनट 30 सेकंड मिल गया। ठीक है दोस्त, और करते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना मीटर और इतना मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। देखो मीटर सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब हम इन चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो डेसिमल हमारा हट जाएगा। ठीक है दोस्त, डेसिमल हटाने के लिए हम इनको मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई 1 मीटर बराबर कितना होता है, हम सॉरी ये सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर ये 100 सेंटीमीटर होता है। आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 1392 सेंटीमीटर और ये 522 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है हमें, सबसे बड़ी टाइल्स की भुजा की लंबाई निकालनी। तो भाई लंबाई हम टाइल्स उतनी बड़ी मान सकते हैं जो इनमें से कॉमन होगा दोनों का, एचसीएफ। सबसे बड़ी भुजा की टाइल्स की लंबाई निकालनी तो एचसीएफ इसका निकाल लो। एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, देखो 2 कॉमन दिख रहा दोनों में तो 2 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 छक्का 12, इधर क्या बचेगा 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, कुछ और कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा देखो 3 से घटेगा क्या 6 और 2 1 3 9, 6 6 3, तो 3 और कॉमन ले लो तो 2 इंटू 3 हो गया, 3 दूनी 3 तिकाएं 3 दूनी 2, अब 3 8 24, 2 बचेगा 21 हो गए, तो 3 सते 21। ठीक है, कुछ और कॉमन दिख रहा 8 7 15, अभी भी 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। कुछ कॉमन दिख रहा कहीं 6 हो गया, और कुछ कॉमन दिखे बताओ तो ढूंढो, यही ढूंढना है आपको। भाई अगर थोड़ा सा आप गौर करोगे तो ये 29 का थ्रीजा होता है, ये भी 29 का 8 गुना होता है, क्योंकि 29 का जब 10 गुना करोगे तो 290 होगा, और 29 का टूजा कितना होता है 58 होता है, तो इसमें 58 जब माइनस करोगे तो यही सेम चीज़ आ जाएगी 232, मतलब 29 और कॉमन आपको दिख रहा है, तो ये इधर से 8 बचेगा और ये 3 बचेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें एचसीएफ निकालना है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया भाई 6 गुणे 29, यानी 3 6 18, मतलब उसमें से 6 माइनस कर दो तो 174, ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछे, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई बतानी है, तो यही लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये एचसीएफ आया तो टाइल्स की साइज़ क्या होगी, अगर टाइल्स की एरिया की बात करोगे तो 174 बाई 174 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक, 2 लेंथ, तो आपकी साइज़ यही हो जाएगी, उसकी लंबाई बस पूछा है, वर्गाकार टाइल्स है। ठीक, अब ये आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है, आपको मीटर में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो भाई इसको आप 100 मीटर प्लस 74 सॉरी 100 सेंटीमीटर प्लस 74 सेंटीमीटर लिखोगे, और 100 मीटर बराबर 1 मीटर आप कह दोगे प्लस 74 सेंटीमीटर। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो मैं एक एक चीज़ें इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई डाउट बचेगा नहीं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70। देखो एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 3 6 12 15 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे 9:58 45 सेकंड बजे बजती हैं, मतलब इतना टाइम पर पहली बार बजी, तो वे पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो भाई पुनः एक साथ बजाना है तो क्या करोगे, इनका सबका एलसीएम ले लोगे, तो इनका 3 6 12 15 और 18 का एलसीएम लोगे, तभी वो छोटा से छोटा नंबर आएगा, अदरवाइज बड़ा नंबर निकालना है तो इनके एलसीएम का भी अगला मल्टीपल लेते जाओगे। मान लो इनका एलसीएम आ गया, सपोज मान लो कि एक्स आ गया, अगर आपको छोटा निकालना तो एक्स ही लोगे ना, और अब छोटा नहीं निकालना तो फिर आप एक्स
का कोई और मल्टीपल ले लोगे बड़ा से बड़ा तो वो तो नंबर बढ़ता जाएगा फिर, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद वो पहली बार फिर से कब बचेंगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालो। अब इनमें एलसीएम देखो तो 3 तो इसमें ऑलरेडी शामिल है तो 3 नहीं होगा। 6 जो है 12 में ऑलरेडी शामिल है तो ये भी नहीं होगा। अब 12 और 15 ये 12 18 का देख लो इन दोनों का। तो देखो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो भाई 6 के अलावा जब 6 से भाग दोगे 6 दोनों में कॉमन है, 6 से जब कॉमन भाग दोगे तो 2 बचेगा तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 अपनी जगह है और ये 36 हो जाएगा। अब देख लो इनमें कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, 3, तो 3 देखो इसमें भी है इसमें भी है, 3 जब कॉमन लोगे तो इसमें 5 बचेगा तो मतलब 5 गुणे 36 हो जाएगा, मतलब 36 पंचे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं क्या करता हूँ देखो आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ, क्या करता हूँ, एक हमें जीरो बनाने के लिए 5 तो ऑलरेडी हमें एक 2 चाहिए तो इससे 2 एक निकाल लो, तो इससे 2 निकालोगे तो ये 18 बचेगा। 2 जैसे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के साथ 2 मिलके 0 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 मतलब 1 0 हो जाएगा। और इससे 2 निकालोगे तो ये 18 बचेगा और ये 1 0। मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है दोस्त। तो आप भी ऐसे करोगे तो थोड़ा सा फायदे में रहोगे, ठीक। अब देखो ये क्या आया है, एलसीएम आया है और ये घंटी इतने सेकेंड, ये क्या दिया सेकेंड के अंतराल में। जब इतना सेकेंड दिया जब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे भाई तो 60 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 मिनट हो जाएगा। अब पहले कितने 9:58 पर बजी थी, उसमें 3 मिनट जोड़ दो तो भाई 58 में जब 2 मिनट जोड़ोगे तो 10 बज जाएंगे, 10:45, तो आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10:01 और 45 सेकेंड, ठीक है। यही आपका टाइम हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत। आपको ये एलसीएम निकालने के लिए मैं बार बार सिखा रहा हूँ क्योंकि एलसीएम चीज़ें मैं आपको पहले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए वो चीज़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। मान लो 4 टेबल हैं तो एक इतने टाइम बाद बजता है, दूसरा इतने टाइम बजता है, तीसरा इतने टाइम में बजता है और चौथा इतने टाइम में बजता है, ठीक है दोस्त। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजे तो फिर कितने समय बाद बचेंगे, इस बार ये मिनट में दिया है, ठीक है दोस्त। तो फिर अगली बार कब बचेंगे, तो अगली बार जब बजाना है तो हमें कम से कम टाइम में बजाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो अगली बार ना बजा के मान लो जैसे मान लो कि 1:10 में बजा, अब हमें अगली बार यहाँ पर लाना है तो हमें कम से कम टाइम लेना ना। मान लो मैं यहाँ ना बजा के इसका अगला मल्टीपल यहाँ बजा दूँ यहाँ बजा दूँ तो फिर ये कम कहाँ होगा, फिर ये तो टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक। तो हमें ये वाला मतलब मिनिमम चाहिए कम से कम, तो कम से कम के लिए हम एलसीएम निकालेंगे इन सबका। तो भाई देखो 10 15 20 और 25 का एलसीएम, भाई 10 तो 20 में ऑलरेडी शामिल है तो ये नहीं होगा, गया काम से, ठीक। 15 और 25 को देख लो तो 15 और 25 में 5 दोनों में कॉमन है तो 20 को अलग रखो, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 से जब भागोगे तो 3 बचेगा तो ये 75 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 5 देखो दोनों में कॉमन है, ठीक। 5 इसमें कॉमन है तो जब 4 से भाग दोगे इधर कितना बचेगा, 5 से भाग दोगे तो 15 बचेगा, तो 15 का ही है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूनी 30 और 1 0, या 4 इधर बचेगा तो 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 75 × 4 यानी 300। ये आपको क्या आ गया, मिनट में आ गया। अब भाई क्योंकि ये मिनट में दिया था तो ये आपका मिनट में आएगा, राइट। 300 मिनट का मतलब क्या होता है, जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे तो 300/60 मतलब 5 घंटे आ जाएगा पूरा पूरा। अब 5 घंटे आ गया तो इसमें 10 AM में जोड़ दो तो 10 ये सुबह बज रहे थे तो 3 बज जाएंगे शाम को, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 घंटे प्लस 10 जोड़ोगे तो ये 12 + 3 हो जाएगा, और 12 ये PM हो गया और ये 3 PM हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या, तो 3 PM आपका आंसर आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72, देखो एक मंदिर में क्रमशः 12 16 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। 4 बेल इन अ टेम्पल रिंग एट इंटरवल ऑफ 12 16 24 36 मिनट रेस्पेक्टिवली, मिनट्स में, ठीक है। इफ दे आर स्टार्टेड रिंगिंग एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम 6 o'clock, मतलब 6 बजे पहली बार बजती हैं कहने का मतलब, देन व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, तो कब बजेंगी, तो भाई इनका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, किसका किसका, 12 16 24 36,
देखो 12 तो 24 36 में शामिल है तो ये नहीं होगा। अब इनमें देख लो, देखो मैं 16 और इन दोनों को लेता हूँ तो भाई 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, तो 8 से जैसे भाग दोगे तो ये 2 बचेगा, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 दूनी 48 हो गया और 36। अब इन दोनों को देखो तो देखो 12 3 36 12 चौक 48, तो 12 दोनों में कॉमन है। जैसे ही आपने इसमें क्या किया 4 से भाग 12 से भाग दिया तो 4 बचेगा, तो 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इंटू 4। अब 36 इंटू 4 36 दूनी 72 दूनी 144 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो मिनट में दिया था तो ये इतना मिनट आएगा। ठीक है भाई, अब ये आपको देखो पहले 6 बजे बजी थी 6 o'clock पर, तो इसको जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो भाई 120 प्लस 24 करोगे। अब 60 से डिवाइड करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 2 घंटे हो जाएगा प्लस 24 मिनट हो जाएगा। अब ये 6 में जोड़ दो, तो जैसे ही इसमें 6 जोड़ोगे तो 6 2 8 घंटे हो जाएंगे प्लस 24 मिनट, 8:24 AM। ऑप्शन है, बताओ दोस्त बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 73। देखो आखिरी क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड 63 सेकंड 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। मान लो कि ये ऐसा घूमते हैं तो एक चक्कर एक आदमी ने जो पहला वाला था उसने 42 सेकंड में पूरा कर लिया, दूसरा यहीं से चालू करता है तो ये उसको 63 सेकंड लगते हैं, चौथे वाले को तीसरे वाले को 84 सेकंड लगते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो भाई पुनः मिलेंगे मतलब पहली बार, तो पहली बार मतलब कम टाइम में। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और इनका एलसीएम। अब 42 84 में तो ऑलरेडी है तो 42 नहीं होगा। फिर देख लो, अब 63 एंड 84 का जब एलसीएम निकालोगे दोस्त तो क्या होगा, 21 दोनों में कॉमन है तो देखो 21 से जब डिवाइड करोगे तो इधर 3 आएगा इधर 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 84, 3 चौक 12 कैरी 1, 3 अठे 24 25, ये हमारा आ गया। ये किस में आया, सेकेंड में आया है भाई, ये सेकेंड में आया है तो ये 252 सेकेंड में ही ऐसे ही आंसर दिया है तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त समझ आया क्या। तो देखो आपको क्या करना है, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें एक से बढ़ के एक मिल रही हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है दोस्त, सपोर्ट करना है आपको। आपके लिए मैं काफ़ी सारी मेहनत करता हूँ और आपके बिना सपोर्ट के चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे पर्टिकुलरली मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कितना आपको फ़ायदा मिल रहा कितना नहीं मिल रहा। इसलिए दोस्त आपको क्या करना है, चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना फ़ायदा हो रहा है दोस्त, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बताओ। कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें समझाता हूँ दोस्त, सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ। आपको बता रहा हूँ जैसे कि आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको ऐसी एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप उसको जाके विजिट करो, देखो, सीखो। सच में बता रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स अगर पूरी जितनी चीज़ें यहाँ चैनल पर अवेलेबल है, जितनी चीज़ें इस चैनल पर मिल रही हैं, आप पढ़ोगे, एक नोट्स बना के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, आपका एक अलग लेवल होगा, आप एक अलग टाइप के स्टूडेंट साबित होगे, आपको खुद महसूस हो जाएगा एक आध महीने में। ठीक है, तो नोट्स बनाओ, उसको 2 3 4 बार अपने अकॉर्डिंगली रिवाइज करो और देखो, चेक करो। और चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिल रही है, चैनल पर सपोर्ट अपना बनाओ। ठीक है, सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी। आप पुराने व्यूअर्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, अभी करो। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, सारी चीज़ें बताओ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं या कोई और हैं जिनको ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करो। शेयर करने के बहुत सारे मीडियम होते हैं, व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और यहाँ पर स्टेटस लगा दो, ठीक। और आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसी एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही चैनल है टेलीग्राम पर, एग्ज़ाम ट्रिक्स। ठीक है दोस्त, आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है, एग्ज़ाम हब। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर एग्ज़ाम
अंडरस्कोर ट्रिक्स 98। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।